वो है थिंकिंग, जिसको हम बोलते हैं बेटा चिंतन। ठीक है, तो आज की क्लास है थिंकिंग या चिंतन। अब ध्यान से देखिएगा, थिंकिंग या चिंतन क्या होता है? क्या होता है भाई थिंकिंग? थिंकिंग होती है सोच, है ना? सोच, सोच इतनी, एक बहुत जबरदस्त सा डायलॉग था और मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बहुत अच्छा डायलॉग लगता है मुझे वो सोच के लिए। लाले की जान सोच इतनी गहरी मत करो, कुछ ऐसा बहुत जबरदस्त सा डायलॉग है खुदा गवाह फिल्म का, बट मुझे वो पूरा डायलॉग ध्यान नहीं आ रहा। सोच गहरी नहीं करनी चाहिए, मतलब कुछ ऐसा अच्छा सा डायलॉग है। तो सोच का मतलब, सोच थिंकिंग, थिंकिंग क्या होता है? सोच, कुछ भी सोचना, लेकिन भाई सिस्टमेटिक तरीके से सोचना, तो वो चीज क्या होती है? थिंकिंग होती है। सबसे पहला एक सिंपल सा पॉइंट आ जाता है, थिंकिंग कैसा पक्ष होता है? कोई क्वेश्चन यही आ जाता है, थिंकिंग ज्ञानात्मक होती है, थिंकिंग भावात्मक होती है, थिंकिंग क्रियात्मक होती है। तो ऐसे करके सबसे पहले बात पूछ ली जाती है। तो आप ये सोचिए, थिंकिंग मन से होती है। आज संदीप लगभग छुट्टी थी, सुबह छुट्टी कर दी भाई तुम्हारी, शाम 5 बजे वाली क्लास की छुट्टी कर दी, दो ही तो क्लास हुई आज, 3 से 4 और 4 से 5। तो मुझे लगा चलो मैं तो ले ही लेती हूँ, है ना, कुछ तो सिलेबस आगे बढ़े, और टीचर्स तो आते नहीं, इतनी भीड़ भड़का होता है इसलिए। अब देखिए, तो लगभग छुट्टी मान के चल, दो ही क्लास है, वो भी मैंने इजी इजी टॉपिक लिए हैं। हाँ, तो थिंकिंग का मतलब होता है चिंतन। तो सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आता है, चिंतन क्या था? एक ज्ञानात्मक प्रोसेस था, एक भावात्मक प्रोसेस था, या एक क्रियात्मक प्रोसेस था? तो देखिए बच्चे, हाँ सुप्रिया बिल्कुल, देखिए कि थिंकिंग हमेशा दिमाग से होती है। कई बच्चे कहते हैं थिंकिंग मन से होती है, अरे मन के साथ दिमाग भी तो लगता है। तो मनोगत्यात्मक तो है ही ये, मतलब मानसिक एक मतलब मानसिक एरिया तो होता ही है थिंकिंग के अंदर। लेकिन किस प्रकार के डोमेन्स में थिंकिंग होती है भाई? ज्ञानात्मक होती है, भावात्मक होती है। तो कई सोचते हैं थिंकिंग दिल से की जाती है, तो भावनात्मक होते हैं, थिंकिंग दिमाग से की जाती है। थिंकिंग करने में दिमाग भी लगता है, तो दिमाग भी लगता है, तो ध्यान रखना ये कॉग्निटिव पक्ष है। तो थिंकिंग हमेशा किस में आता है बेटा? कॉग्निटिव पक्ष में आता है। थिंकिंग हमेशा किस में आता है? कॉग्निटिव पक्ष के अंदर आता है। अब आता है कि जो, हाँ 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 बिल्कुल, ये डायलॉग किसी ने सही बोला है कि सोच इतनी गहरी मत करो लाले की जान, फैसले कमजोर पड़ जाते हैं। तो ये बड़ा शानदार डायलॉग लगता है मुझे खुदा गवाह फिल्म का, जब वो उसका काका दूसरी वाली श्रीदेवी को बोलता है ना? हाँ बहुत अच्छा है। तो देखिए, तो चिंतन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि चिंतन के क्या साधन होते हैं, चिंतन किससे होती है? तो कई बच्चे कहते हैं चिंतन सिर्फ भाषा से होती है, कई बच्चे कहते हैं चिंतन सिर्फ भाषा से होती है, सिर्फ हम सोचकर भाषा से ही चिंतन करते हैं। लेकिन नहीं भाई, चिंतन हम किसी चीज से कर सकते हैं, सिर्फ भाषा से चिंतन नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ भाषा से चिंतन नहीं होता है, चिंतन किसी भी चीज से होता है। किसी भी चीज का मतलब क्या है? आपने कोई सिंबल देखा, ठीक है, आपने कोई सिंबल देखा, कहते हैं ना पुराने जमाने में, ये उसकी निशानी, और आपने उस निशानी को देखा और आप सोच में पड़ गए, है ना? तो उस निशानी को देख के आप ख्यालों में पड़ गए, तो चिंतन तो करने लगे ना। तो सिंबल्स भी मतलब कहीं ना कहीं साधन होते हैं। बात आती है भाई चिंतन के क्या साधन होते हैं, चिंतन किससे किया जा सकता है, क्या टूल्स हो सकते हैं चिंतन के? तो चिंतन भाषा से होता है, मतलब भाषा से आप चिंतन कर सकते हो। सिंबल, कोई भी प्रतीक से आप चिंतन कर सकते हो, कोई भी प्रतीक, कोई भी सिंबल है तो उससे आप चिंतन कर सकते हो। कोई साइंस होते हैं, कोई साइन आपको दिख रहा है, तो सिंबल साइन लगभग एक ही चीज है, तो आप साइन से भी कोई ना कोई मतलब थिंक कर सकते हो किसी भी तरीके से। कोई इमेज है, आपके सामने कोई प्रतिमा आ गई, आपके सामने कोई इमेज आ गई, तो आप उस इमेज को देख के भी आप बहुत सारी थिंकिंग कर सकते हो। तो आपको कोई इमेज आ गई तो भी आप क्या कर सकते हो भाई? थिंकिंग कर सकते हो। थिंकिंग एक मेंटल प्रोसेस है, ये एक मानसिक क्रिया होती है जो कि ज्ञानात्मक डोमेन्स के अंदर होती है, जो कि कॉग्निटिव डोमेन के अंदर होती है। क्या भाई? थिंकिंग। तो ये जनरल जनरल सी बात है भाई। थिंकिंग में क्या होता है, किसी भी समस्या का आपने सही समाधान करना आपको आना चाहिए भाई। कोई भी समस्या है तो उसका आपको सही समाधान करना आना चाहिए, यही होती है थिंकिंग में जो है मेन बात होती है। जनरल से एक दो पॉइंट मैं वैसे बोल रही हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। बस ये मेंटल सी प्रोसेस होती है, किसी भी निर्णय को सुलझाने में सहायक होती है। कोई निर्णय आपने लेना है तो उस निर्णय को सुलझाने में थिंकिंग जो है काम आती है। थिंकिंग खोजपूर्ण हो सकती है, ठीक है। और चिंतन हमेशा किसी समस्या से शुरू होती है, क्योंकि कोई समस्या आपके सामने आती है तो आप चिंतन करते हो। फिर जब आप चिंतन करना शुरू कर देते हो तो वो सरल से जटिल होगा, क्योंकि पहले आप सिंपल लेवल पे सोचोगे, फिर जब उसका हल नहीं निकलेगा तो आप डीप लेवल पे ले जाओगे। तो चिंतन क्या है, सरल से जटिल हो सकता है। तो ये जनरल सी बात है चिंतन के लिए, जो हम कर लेते हैं आराम से। तो ये चीज चिंतन होती है। अब जो अपने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, टाइप ऑफ थिंकिंग।
टाइप ऑफ थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं चिंतन के प्रकार, ठीक है। टाइप ऑफ थिंकिंग बेटा चिंतन के प्रकार। अब बात आती है ये टाइप ऑफ थिंकिंग या चिंतन के प्रकार क्या होता है, मतलब चिंतन का प्रकार क्या है, टाइप ऑफ थिंकिंग क्या होती है, उसकी बात हम कर लेते हैं। तो देखिए टाइप ऑफ थिंकिंग या हम बोलते हैं चिंतन के प्रकार। अब चिंतन के प्रकार बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम वैसे बहुत सारे ही पढ़ेंगे, कई सारे पढ़ाऊंगी, जो जो एग्जाम्स में बार बार रिपीटेड होते हैं सारे पढ़ेंगे। तो चिंतन का सबसे पहला जो टाइप होता है दैट इज प्रत्यक्षात्मक। वन वन ही करती जाऊंगी, वन वन ही लिखवाती जाऊंगी, सारे एक साथ नहीं लिखती। परसेप्चुअल। चिंतन का पहला टाइप होता है प्रत्यक्षात्मक। प्रत्यक्षात्मक जिसको आप परसेप्चुअल बोलते हैं, हाँ, जिसको आप क्या बोलते हो, परसेप्चुअल बोलते हो या प्रत्यक्षात्मक बोलते हैं। अब माइंड में आता है यार ये प्रत्यक्षात्मक क्या होता है। प्रत्यक्ष होता है जो चीज आपकी आंखों के सामने है, जो चीज क्या है आपकी आंखों के सामने होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्षात्मक बोल देते हैं। मतलब ये चीज आपकी आंखों के सामने है, कोई भी एक्स वाई चीज आपकी आंखों के सामने है और आप उस पर ही सोच कर पा रहे हो, मतलब एक तरह से मूर्त टाइप का चिंतन। भाई जो चीज आंखों के सामने है, जो घटना आपके सामने हो रही है, आप उसी घटना के ऊपर जब कुछ थिंक करते हो तो वो होता है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, मतलब परसेप्चुअल थिंकिंग। सामने उपस्थित चीजों पर जब आप काम करते हो, जो चीज आपके सामने है जब आप उस पर काम करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको हम प्रत्यक्षात्मक चिंतन बोल देते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्षात्मक चिंतन बोल देते हैं। तो ध्यान रखेंगे थिंकिंग है टॉपिक का नाम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। मतलब सामने उपस्थित चीजों पर जब आप कुछ भी काम कर रहे हो, तो मतलब कोई चीज आपके सामने है, फिर आप उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हो, बात कर रहे हो, सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, तो ये जो चीज है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रत्यक्षात्मक थिंकिंग, ठीक है। हाँ जी मंजू बिल्कुल आ सकते हो, मोस्ट वेलकम, बट संडे को, क्योंकि संडे के अलावा बिजी होता है, बिल्कुल मेरे घर आ सकते हो, बट सिर्फ संडे को। हाँ, और बिना बात नहीं, मतलब कुछ खास ही बात हो, कोई सिलेक्शन ले लिया हो, कोई एग्जाम पास कर लिया हो, मतलब सिर्फ इंक्वायरी के लिए नहीं, हाँ वैसे मिलने का मन है तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम संडे को। देखिए तो प्रत्यक्षात्मक, परसेप्चुअल। दूसरी जो थिंकिंग है उसको हम बोलते हैं कल्पनात्मक चिंतन। कल्पनात्मक चिंतन, इमेजिनेटिव थिंकिंग, ठीक है। इमेजिनेशन जिसके अंदर होती है, इमेजिनेटिव थिंकिंग आप इसको बोल सकते हो, कल्पनात्मक चिंतन। तो देखिए कल्पना क्या होती है, कल्पना एक लड़की का नाम होता है, बट यहाँ पर वो कल्पना नहीं है भाई। कल्पनात्मक चिंतन का मतलब क्या होता है, जब आप कुछ कल्पना करते हो, मतलब जब आप सोचते हो, जैसे कि अब आप कल्पना कर रहे होगे मेरा एस्टेट हो जाएगा, सरकार भर्ती रीओपन करेगा, जिसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। सरकार हाँ जी बिल्कुल 9 बजे वाला प्रैक्टिस सेट होगा, किशु बिल्कुल होगा 9 बजे, ठीक है। सरकार जैसे कि भर्ती निकाल देगी, जैसे ही सरकार भर्ती निकालेगी मेरा नंबर आ जाएगा। और ये जो थिंकिंग होती है, मतलब हम हमारे घर का कोई बंदा बाहर घूमने जा रहा हो, हम सोचते हैं यार यहाँ घूम रहा है, वहां घूम रहा है, और आते टाइम मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आएगा, और घंटना नहीं लेके आते, कुछ नहीं लेके आते। फिर हम ये सोचते हैं यार क्या, मतलब कल्पनात्मक चिंतन का मतलब जो इमेजनरी आप कुछ ना कुछ बातें करते रहते हो, जो इमेजिनेटिव वाली थिंकिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, कल्पनात्मक चिंतन होते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, कल्पनात्मक चिंतन। जो इमेजिनेशन के अंदर जो है होती है चीज, तो उसको हम बोलते हैं कल्पनात्मक चिंतन। तीसरी और जो चौथी थिंकिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चिंतन है अपसारी चिंतन, इसको आप बहुविध चिंतन भी बोलते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, इसको हम बहुविध चिंतन भी बोल देते हैं। इसको हम अपसारी चिंतन, या जिसको हम क्या बोलते हैं, बहुविध चिंतन, इसको हम बहुविध चिंतन भी बोल देते हैं। तो इसको समझते हैं क्या होता है। अपसारी चिंतन होता है जब आप किसी चीज को अनेक तरीके से, बहु का मतलब होता है बहुत सारे, बहु का मतलब घराड़ी नहीं, बहु का मतलब होता है मल्टी, बहुत सारे। तो बहुविध चिंतन का मतलब क्या होता है, जब आप एक चीज को बहुत अलग अलग अधिक तरीके से चिंतन कर सकते हो, सोच सकते हो। जैसे मैं कहूँ ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, इसका आप लिखने के अलावा क्या क्या यूज करोगे, बताओ फटाफट कमेंट करके। अब कोई बच्चा ये बोलेगा कोई बच्चा ये बोलेगा कि मैं पेन का लिखने का यूज करूंगा,
कोई बच्चा कहेगा मैं तो पेन को फेंक के मारूंगा, कोई लड़की कहेगी मैम मेरे बाल बहुत तंग करते हैं मैं तो इसको जूड़े में फंसा लेती हूँ, कोई कहेगा मैं इसको पॉइंटर बना सकता हूँ, कोई कुछ कोई कुछ। कहने का मतलब हर इंसान पेन के अपने हिसाब से अलग 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 रिजल्ट बनाता है, अलग अलग बातें बताता है। अब कोई बच्चा ऐसा है जो 2-3 बात भी नहीं बता पाता पेन का, ठीक है, और बुक मतलब क्या है 2-3 बातें भी नहीं बता पाता। कोई बच्चा ऐसा है जो 10-15 बात बता देगा। तो अब जो बच्चा 10-15 बात बता देगा तो वो जो चीज है, हम्म, अनीता यू कैन टाइप योर क्वेश्चन, आई विल रिप्लाई। ठीक है, हाँ यदि पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो अनीता आप टाइप कर दो अपना क्वेश्चन। तो बहुविध चिंतन, जब आप एक चीज को बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोचते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बहुविध चिंतन बोलते हैं। मतलब मल्टी जो है फैक्टर, मल्टी चिंतन आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो बहुविध चिंतन आपको मैंने बताया था सृजनात्मकता के अंदर होता है, क्रिएटिविटी के अंदर होता है। तो बहुविध चिंतन क्या होता है, एक चीज को एक से अधिक तरीके से सोचना, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोचना, मतलब एक तरह से यूनिक तरीके से सोचना, ओपन एंडिंग जो चीज होती है, ठीक है, किताबों से बाहर निकल के जो सोच है, जो ओपन एंडिंग सोच होती है, वो सब क्या होता है भाई, अपसारी चिंतन। ठीक है, जो ओपन एंडिंग सोच है वो क्या होती है भाई, अपसारी चिंतन होती है। ठीक है, किताबों से बाहर का चिंतन, अलग अलग तरीके से सोचने का चिंतन, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म में जो चिंतन होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपसारी चिंतन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपसारी चिंतन, जो किसके अंदर आती है भाई, ये किसके अंदर आती है, क्रिएटिविटी के अंदर। चौथे नंबर पे है अभिसारी चिंतन। चौथे नंबर पे है अभिसारी चिंतन, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब ये कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या होता है, अभिसारी चिंतन का मतलब क्या होता है। देखो कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, जो फैक्ट्स पर डिपेंड होती है, जो करेक्शन पर डिपेंड होती है, जो सत्यता पर डिपेंड होती है। कहने का मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग एक ऐसी थिंकिंग होती है जो फैक्ट्स पर आधारित होती है। ठीक है, जो क्या होती है, फैक्ट्स पर आधारित होती है। तो उस थिंकिंग को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बोलते हैं। जो क्लोज एंडिंग क्वेश्चंस के अंदर होती है, जो क्लोज एंडिंग क्वेश्चंस के अंदर होती है, उसको हम बच्चे क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। ठीक है, जो क्लोज एंडिंग के अंदर होती है, इसे हम डिडक्टिव थिंकिंग भी कहते हैं। ध्यान रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप डिडक्टिव थिंकिंग, डिडक्टिव थिंकिंग मतलब निगमनात्मक, निगमनात्मक, ठीक है इन इंग्लिश। तो इसको आप इंडक्टिव थिंकिंग भी कह सकते हो, क्योंकि जो चीज हमें आती है हम उसके ऊपर ज्यादा चिंतन कर पाते हैं। तो ये जो होती है अपसारी चिंतन, अपसारी जो चिंतन होती है, इसको हम इंडक्टिव थिंकिंग भी बोलते हैं। और जो अभी सारी चिंतन होता है इसको हम निगमनात्मक या डिडक्टिव थिंकिंग भी बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है डिडक्टिव में एक फॉर्मूला निकल गया, फिक्स हो गया, रूल टू नियम चलती है, तो इसलिए हम इसको डिडक्टिव भी बोल देते हैं। और अपसारी है उसको हम इंडक्टिव भी बोल सकते हैं। मतलब किताबों से जो एक तरह से मतलब रट्टाफाइड वाला जो चिंतन होता है, रट्टाफाइड वाला जो चिंतन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है। इसको बंद चिंतन भी कह सकते हो। इसके अंदर मतलब एक तरह से आप ये लगा लो, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, जो चीज सही होती है, जो चीज स्ट्रिक होती है, गतिशील होती है, उसके बारे में आप जो है चिंतन करते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग। और जो इंटेलिजेंस में इंक्लूड होता है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोनों थिंकिंग काफी इंपॉर्टेंट थी। नंबर 5 पे जो थिंकिंग हम पढ़ेंगे, नंबर 5 पे है क्रिटिकल, क्रिटिकल या इवेल्युएशन थिंकिंग। इवेल्युएटिव कर सकते हो, इवेल्युएटिव थिंकिंग। इतना शॉर्ट लिखने की आदत हो रही है मैसेज टाइप कर करके। हाँ, आलोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। नेक्स्ट है आलोचनात्मक चिंतन। अब देखिए आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है, आलोचनात्मक चिंतन। हाँ अनीता, आप टीजीटी इंग्लिश पे काम करो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैकेंसी, सही कह रहे हो आप। यही क्वेश्चन था क्या, तो ये तो मैंने चीख चीख के यूट्यूब पर बता ही रखा है। तो क्रिटिकल इवेल्युएटिव थिंकिंग, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है जब आप किसी चीज को जाने बिना, देखो क्रिटिसिज्म क्या होती है, कई बच्चे कहते हैं क्रिटिसिज्म का मतलब होता है बुराई निकालना। सिर्फ बुराई निकालना क्रिटिसिज्म नहीं होता, किसी भी चीज का
नेगेटिव और पॉजिटिव, बुराई निकालना क्रिटिसिज्म नहीं होता। किसी भी चीज का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें जब आती हैं तो हम उसको किसके अंदर ले जाते हैं, क्रिटिसिज्म के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। तो किसी चीज का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, क्रिटिसिज्म के अंदर आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। किसी भी चीज का नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कोई इंसान आपको जानता नहीं है, कोई इंसान अचीवर एकेडमी को नहीं जानता, मुझे नहीं जानता, और वो पहले ही कैसे बोल सकता है कि वो एकेडमी अच्छी है बुरी है। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना, उत के करेगी जाके है, कुछ को नहीं धरा उत। तो भाई तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, इफ यू डोंट नो अबाउट दैट पर्सन तो हाउ कैन यू एक्सप्लेन अबाउट दैट स्पेसिफिक पर्सन, नहीं कर सकते ना। तो कहने का मतलब क्या है, ओके ओके सुमिता, देती हूँ एग्जांपल। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप किसी चीज को जानते ही नहीं है, किसी चीज को पहचानते ही नहीं है, तो बिना चीज को जाने आप उसके गुण और दोष का बखान करना शुरू कर देते हो, तो वो जो चीज होता है वो किसके अंदर आता है, क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, आलोचनात्मक चिंतन के अंदर। इस थिंकिंग का मुझे एक परफेक्ट एग्जाम्पल याद आ जाता है। मैंने ना 2014 में मैंने बताया था ना कि मैंने अपनी पर्सनल छोटी लेवल पे एकेडमी खोल के पढ़ाना शुरू कर दिया था, और मेरे पास कोई टीचर नहीं था, मैं अकेली ही पढ़ाती थी मतलब। और मैं मैथ साइंस वाले बच्चों का एडमिशन नहीं लेती थी क्योंकि मुझे मैथ साइंस सब्जेक्ट नहीं आता, बाकी सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो एसएसटी वालों का ले लेती थी कि एसएसटी वाले आ जाओ, तुम्हें अकेले पेपर पास करवा दूँ, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश एसएसटी कोई आओ, बस मैथ साइंस नहीं पढ़ाया जाएगा मेरे यहाँ। तो मैं अकेली ही पढ़ा लेती थी। तो एक लड़की आती है, मतलब किसी ने उसको रेफर किया कि वो फलानी फलानी मैडम से ही पढ़ाती है, घर पे ही पढ़ाती है अपने ऊपर कमरे में, पर एस्टेट पास हो जाएगा तो जा उससे पढ़ ले। तो वो आई, तो वो मेरे को जानती ही नहीं थी। जानने से पहले ही उसने आते ही ये तो पूछा नहीं, आते ही कहती आप ऐसा थोड़ी ना होता है, आप अकेले पढ़ा सकते हो, रहन दो मैडम झूठ बोल रहे हो। मतलब मैंने कहा तू डेमो ले ना, बस तू डेमो ले, और तुझे किसी भी सब्जेक्ट में ये नजर आए कि कमी है तो चली जाइयो यहाँ से, मैंने कौन सा बाउंड करना है तुझे। कहती है आपका फीडबैक क्या है, आपका आउटपुट क्या है, आपका रिजल्ट दिखाओ। मैंने कहा ये तो मुझे आदत ही नहीं रही ना कभी, अब सोशल मीडिया पे आ गए क्योंकि अब मुझे लगता है कि जरूरत है शायद। लेकिन मेरे तो आज तक इतने सिलेक्शन है स्टूडेंट्स के, मैंने तो कभी कुछ इकट्ठा ही नहीं करा, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था इस तरीके से कि ये ऑनलाइन आना है और सोशल मीडिया पे मतलब होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो इतना मैंने कभी अब भी नहीं सोचती मैं इतना ज्यादा, और पहले भी नहीं सोचती थी, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा माउथ पब्लिसिटी पे बिलीव करती हूँ कि आप अपना बेस्ट दो। और मुझे लगता है कि किसी फ्लेक्स की तुम्हें जरूरत नहीं है, किसी शो ऑफ की तुम्हें जरूरत नहीं है। यदि तुम अपना बेस्ट कर रहे हो तो तुम्हारे बच्चे अपने आप तुम्हारे बारे में लोगों को बताएंगे। मुझे तो हमेशा से ऐसा ही लगता है और मैं ऐसे ही काम करती आई हूँ। तो उसने आलोचनात्मक चिंतन शुरू कर दी कि ऐसे थोड़ी ना होता है, आपका आउटपुट क्या, आपकी टीचर टीम कहाँ की है। मैंने कहा कोई टीचर टीम नहीं है, मैं अकेली हूँ। फिर वो कहती, मतलब बाद में बताती वो लड़की, फिर कहती ऐसे सारे सब्जेक्ट पढ़ा लोगे। फिर वो डेमो बैठ गई 2 दिन, जैसे डेमो फ्री होता है, तीसरे दिन फीस लेती हूँ। मैंने कहा आप 2 दिन आओ, 2 दिन की आपसे फीस तोड़ना लूंगी मैं, 2 दिन पढ़ के जा। वो 2 दिन पढ़ गए, लड़की ऐसी फैन हो गई, आज तक वो मेरी फैन है, वो संस्कृत की लग चुकी है, और उसके सारे एग्जाम क्लियर हो गए, और उसने मुझे होटल में पार्टी दी थी। और फिर वो कहती है मैडम, जब भी मैं एक टॉपिक पढ़ाती हूँ मुझे हमेशा उसकी याद आ जाती है। तो वो कहती है अरे मैम मैं तो है ना ये सोचती थी, मतलब मेरे मन में मैम आलोचनात्मक चिंतन, वो उसने खुद बोला एक दिन क्लास में कि मैम आलोचनात्मक चिंतन का उदाहरण मैं हूँ, कि मुझे आपको जाने बिना परखे बिना ये लगता था एक मैडम कैसे पढ़ा देगी, एक मैडम से कोई पेपर पास हो जाता है, ये है वो है फलाना। तो मतलब फिर बाद में उसकी राय मेरे लिए टोटल बदल गई थी, एंड नाउ शी इज वेरी क्लोज टू मी। तो कहने का मतलब ये जो चिंतन होता है, जाने बिना परखे बिना आप किसी भी चीज को बोलना शुरू कर देते हो, तो ये कैसा होता है भाई, आलोचनात्मक चिंतन होता है। कैसा चिंतन होता है, आलोचनात्मक चिंतन। तो ये है मुख्य 5 चिंतन जो मोस्टली हर किताब में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम कुछ और चिंतन भी पढ़ेंगे, तो वो देखते हैं। हाँ देखिए, कुछ और है, एक है सवलीन चिंतन। सवलीन चिंतन कुछ और टाइप का पढ़ते हैं, जिसको हम ऑटिस्टिक चिंतन भी बोल देते हैं। सवलीन चिंतन या इंग्लिश में बोलते हैं ऑटिस्टिक मतलब ऑटिस्टिक थिंकिंग, ठीक है। सवलीन चिंतन या हम इसको बोलते हैं ऑटिस्टिक थिंकिंग। ऑटिस्टिक थिंकिंग में क्या होता है, ये एक तरह से कल्पनाओं वाले सागर में ही होता है। मतलब ये जो चिंतन होता है ना, सवलीन चिंतन या ऑटिस्टिक टाइप का जो चिंतन होता है, ये उसी तरीके से होता है कल्पनाओं के सागर में। जैसे अपना कल्पनात्मक चिंतन होता है ना, ये लगभग उसी से मिलता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी क्रिएटिविटी को ऐड ऑन कर दिया जाता है। मतलब कोई आप कहते हैं ना किसी बात के समाधान के लिए अपने मन में डूबे हुए हो,
ठीक है। तो किसी बात के समाधान के लिए जब आप अपने मन में ही डूबे रहते हैं, कुछ कुछ मन में सोचते रहते हो ना, तो मतलब अपने मन में उठे विचारों का अभिव्यक्त करते हो। जैसे मेरे मन में कुछ आ गया और मैं उसको आपके आगे जाहिर कर रही हूँ, ठीक है। जैसे अभी अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, मन में आ गया और मैंने आपको जाहिर कर दिया। तो इस अवलीन चिंतन के अंदर क्या होता है, मन में आई बात को जब आप जाहिर कर देते हो, ठीक है, आपके मन में कुछ चल रहा है, तो मन में जो अंतर्द्वंद, जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, तो मन की बात को जब आप दूसरों के आगे जाहिर करते हो कुछ ना कुछ बना के अपने तरीके से, तो वो होता है आपका ऑटिस्टिक, वो होता है आपका ऑटिस्टिक जो है थिंकिंग, ठीक है, सवलीन चिंतन। लेकिन सवलीन सृजनात्मकता कैसी होती है, जब आप अपने मन से कुछ कुछ लॉजिकल मतलब तरीके से कुछ क्रिएट कर देते हो, तो ऑटिस्टिक क्रिएटिविटी भी होती है। बट ऑटिस्टिक थिंकिंग बेसिकली, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो प्रॉब्लम होती है ना, उसका सॉल्यूशन नहीं होता। इसमें कोई समस्या आपके सामने है तो आप उसको सोल्व नहीं कर सकते, बस आपके अंदर वो विचार घूमते ही रहते हैं, लेकिन वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं। आपके मन में चलते रहेंगे बट वो नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। तो ये जो चिंतन होता है उसको बोलते हैं स्वलीन चिंतन, ठीक है। समस्या का समाधान नहीं मिलता है, और ये जो चीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटिस्टिक जो है थिंकिंग। एक होती है यथार्थवादी थिंकिंग, यथार्थवादी, रियलिस्टिक चिंतन। रियलिस्टिक चिंतन, या हम इसको क्या बोलते हैं भाई, यथार्थवादी चिंतन। अब यथार्थवादी का क्या मतलब होता है, रियलिस्टिक चिंतन मतलब यथार्थ। यथार्थ का क्या मतलब है, जो चीज रियल है, जो चीज आपके सामने है, जो चीज मतलब आप परसेप्चुअल से कोरिलेट मत करना। परसेप्चुअल में तो क्या होता है, सामने उपस्थित घटना पर आप काम करते हो। लेकिन जो रियलिस्टिक या लॉजिकल चिंतन होता है, इसको आप लॉजिकल तार्किक चिंतन की श्रेणी में भी रख सकते हो। तो जो लॉजिकल थिंकिंग होती है या रियलिस्टिक चिंतन होता है, तार्किक चिंतन होता है, ये क्या होता है, किसी भी बात को जब आप पूरा तर्क वितर्क लगा के सही सच्चे तरीके से जब आप किसी भी बात पर समझते हो, किसी भी बात को सोचते हो, तो वो आपका रियलिस्टिक चिंतन या तार्किक चिंतन होता है। मतलब जब आप किसी भी चीज को बिल्कुल सिंपल से तरीके से, सच्चे तरीके से मतलब एक्सप्लेन करते हो लॉजिकल फॉर्म में कि आपके क्या लॉजिक है, आपने क्या दिमाग लगाया है, मतलब वो रियल रहता है, आप उसको भूलते नहीं हो, ठीक है। हाँ, तो आप उसको भूलते नहीं हो, तो ये होता है कि आपका यथार्थवादी चिंतन, ठीक है। ये क्या होता है, यथार्थवादी चिंतन। इसको आप रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी कह सकते हो, ठीक है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग या तार्किक चिंतन, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी कह सकते हो। ये अच्छा लेवल, ये हाईएस्ट लेवल का चिंतन होता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी कह सकते हो, मतलब तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग, रियलिस्टिक चिंतन, रिफ्लेक्टिव चिंतन, ये सब इसी के नाम है। डिस्कशन चिंतन, मतलब डिस्कशन करके आप कोई चिंतन कर रहे हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, डिस्कशन करके कर रहे हो, लॉजिक करके कर रहे हो, रिफ्लेक्टिव चिंतन कर रहे हो, तो ये सारा एक ही प्रकार का चिंतन होता है। ये हाईएस्ट लेवल की थिंकिंग होती है, क्योंकि इसका चिंतन आप कभी भूलते नहीं, आपके दिमाग में हमेशा सेट रहता है। चीजें आप अच्छे तरीके से इवेलुएट करते हो, समझते हो, सीखते हो, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग होता है। ये लॉजिकल प्रक्रियाएं होती है, ठीक है ना भाई। हाँ, नेक्स्ट एक चिंतन और है जो मैंने पढ़ाया नहीं लास्ट टाइम, अब क्या ऐड कर देती हूँ। एसोसिएटिव थिंकिंग, अनगाइडेड थिंकिंग। लास्ट टाइप का चिंतन और लिख लो, एसोसिएटेड, एसोसिएटेड या अनगाइडेड, अनगाइडेड, अनिर्देशित, अनिर्देशित, ठीक है। अनिर्देशित चिंतन, अनगाइडेड चिंतन, अनिर्देशित चिंतन। तो इसके अंदर क्या होता है, एसोसिएटेड चिंतन या अनगाइडेड चिंतन, अनिर्देशित चिंतन, मतलब जब आपको कोई गाइड नहीं करता और आप कुछ भी सोचते हो, जैसे कि आप डे ड्रीमिंग करते हो, है ना। जो डे ड्रीमिंग होता है, डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग जो आपका थिंकिंग है वो अनगाइडेड है, आप उसको गाइड नहीं करते, आपका दिमाग कहीं से कहीं चला जाएगा। अब आप कहोगे मैम हम उसमें भी तो चले जाएंगे, इमेजिनेटिव थिंकिंग के अंदर भी तो कहीं ना कहीं चले जाते हैं। हाँ, लेकिन इमेजिनेटिव थिंकिंग में हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर सोचते हैं, लेकिन इसमें तो क्या है, मन का एक सेकंड के लिए कहीं चला जाएगा, एक सेकंड के लिए कहीं चला जाएगा। अनगाइडेड तरीके से अलग अलग चीजों को जब, मतलब कहते हैं ना मन का भटकाव, मन का भटकाव आप कह सकते हो कि किसी भी चीज में जब आपका मन इधर से उधर भटकता रहता है, तो इसको हम अनगाइडेड थिंकिंग कहते हैं, अनिर्देशित चिंतन, ठीक है। कल्पना में क्या होता है, किसी एक स्पेशल टॉपिक को लेके आप उसके ऊपर इमेजिनेशन करते हो, तो वो कल्पना के अंदर आता है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप। मतलब मैं शॉर्ट में रिवाइज करवा देती हूँ, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, ये छोटा सा ही चैप्टर है। मतलब चिंतन क्या होता है भाई, हमने पढ़ा एक सिंपल सा चैप्टर जिसका नाम है थिंकिंग। थिंकिंग क्या होता है, किसी भी चीज को सोचना,
थिंकिंग एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है, मतलब कॉग्निटिव प्रक्रिया है, एक मेंटल अपना जो मानसिक रूप से चलती है, वो एक मतलब संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि संज्ञान मतलब मन, दिमाग, थिंकिंग, चिंतन सब संज्ञान का भाग होते हैं। फिर चिंतन की टूल्स क्या होते हैं? भाषा होती है उसके अंदर सिंबल्स होते हैं, उसके अंदर साइंस होते हैं, उसके अंदर प्रतिमाएं होती हैं, जो कि किसी प्रतिमा से आपके अंदर थिंकिंग आ सकती है, किसी साइन को देख के आपके अंदर थिंकिंग आ सकती है, किसी सिंबल को देख के आपके अंदर थिंकिंग आ सकती है, और भाषा तो है ही चिंतन का मूल आधार। तो कहने का मतलब सभी चीजों से थिंकिंग आ सकती है। फिर हमने क्या पढ़ा? थिंकिंग के टाइप पढ़े। सबसे पहले प्रत्यक्षात्मक, जो चीज आपके सामने है आप उस पर ही डिस्कशन कर रहे हो। मान लो इस रूम में कुछ है, फिलहाल मैं उसी को देखकर कुछ थिंक कर रही हूँ, तो वो कल्पनात्मक मतलब प्रत्यक्षात्मक। कल्पनात्मक क्या होता है? जब आप कल्पना करते हो, कोई इमेजिनेशन करते हो, बट ये इमेजिनेशन स्टिक होती है, आपके किसी स्पेसिफिक पॉइंट को लेके होती है, तो ये। फिर अब सारी जो एक चीज को अलग अलग तरीके से सोचता है, अभी सारी जो लिमिटेड फैक्ट्स को सोचता है, मतलब ये इंडक्टिव होता है, इसको निगमनात्मक चिंतन भी बोल देते हैं, और अपसारी को आगमनात्मक चिंतन भी बोल देते हैं, इंडक्टिव चिंतन भी हम बोल देते हैं। ठीक है। फिर क्रिटिकल मतलब इवेल्युएशन, किसी भी चीज का जब आप जाने बिना पहचाने बिना इवेल्युएट करते हो। मैं हर साइकोलॉजी में हमेशा अपने एग्जाम्पल देती हूँ, पता नहीं मुझे आदत है। ठीक है। तो चीजों को जाने बिना परखे बिना जब आप करते हो तो ये होता है। स्वलीन चिंतन ऑटिस्टिक चिल्ड्रन होता है, जिसके अंदर आपका जो मतलब एक तरह से कल्पनाओं का जो मन है अभिव्यक्त करता है, समस्याओं का समाधान नहीं होता, वास्तविकता और समाज का अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर। तो ये स्वलीन चिंतन होता है। फिर यथार्थवादी चिंतन, जो रियलिस्टिक चिंतन होता है उसको हम यथार्थवादी चिंतन बोलते हैं। अनिर्देशित मतलब लॉजिकल जो रिफ्लेक्टिव चिंतन है वो हाई लेवल का होता है। एसोसिएटेड अनगाइडेड का मतलब जब अनिर्देशित होता है, किसी को आप कुछ बताते नहीं हो, निर्देश नहीं करते हो, तो वो जो चीज होती है। ठीक है। रिफ्लेक्टिव को विचारात्मक चिंतन भी कह सकते हो आप हिंदी के अंदर। ठीक है। अब ये सिंपल सी बात है भाई, जो चिंतन है वो एक मेंटल प्रोसेस होती है। ठीक है। चिंतन एक मानसिक, दो तीन बातें मैं पढ़ देती हूँ ऐसे ही मेरे नोट से। चिंतन एक मेंटल प्रोसेस होती है, ये सरल से जटिल होती है क्योंकि इजी टू डिफिकल्ट चलती है। चिंतन मतलब इन्वेस्टिगेशन टाइप क्या होता है, क्योंकि आप कुछ चिंतन कर रहे हो तो मतलब कुछ खोजबीन कर रहे हो, तो चिंतन से कुछ ना कुछ आप खोजबीन भी करते हो। ठीक है ना, तो चिंतन से आप कुछ ना कुछ खोजबीन भी कर देते हो। तो ये सिंपल से पॉइंट आप याद रखना चिंतन को लेके। एक क्वेश्चन लिख लो, एक लास्ट जो पॉइंट है, चिंतन के स्टेप्स क्या होते हैं? ठीक है। चिंतन के स्टेप क्या होते हैं, मतलब कोई भी आप चिंतन कर रहे हो तो किन स्टेप से आप चिंतन करोगे? तो सबसे पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम असेसमेंट। प्रॉब्लम असेसमेंट, प्रॉब्लम असेसमेंट पहला स्टेप। दूसरा है असेसमेंट ऑफ डाटा ऑफ प्रॉब्लम। असेसमेंट शॉर्ट में लिख रही हूं, असेसमेंट ऑफ डाटा ऑफ प्रॉब्लम, ये स्टेप याद रख लेना, असेसमेंट ऑफ डाटा ऑफ प्रॉब्लम। तीसरा जो स्टेप होता है कंक्लूजन, कंक्लूजन। और चौथा होता है कंक्लूजन का टेस्ट करना, इवेलुएट करना, उसको वेरीफाई करना। ठीक है। हिंदी में बोलेंगे समस्या का आकलन करना, समस्या का आकलन करना। हिंदी में बोलेंगे समस्या का आकलन। फिर समस्या के लिए डाटा एकत्रित करना, फिर उसका निष्कर्ष निकालना, और उस निष्कर्ष की फिर क्या है? जजमेंट करना, मतलब उस निष्कर्ष की जजमेंट करना, मतलब उस निष्कर्ष का परीक्षण करना। ठीक है। और उस निष्कर्ष का क्या करना है भाई? परीक्षण करना है। ठीक है। तो उस निष्कर्ष का क्या करना है भाई? परीक्षण करना होता है। तो इस तरीके से जो है चीजें चलती रहती हैं। मतलब सबसे पहले आप क्या करोगे भाई? सबसे पहले आपको किसी भी चीज पे थिंकिंग करना है, तो प्रॉब्लम को असेसमेंट करोगे। मतलब सबसे पहले आप ये सोचोगे क्या बात है जिसपे मुझे चिंतन करना है। ठीक है। सबसे पहले आप सोचोगे भाई क्या बात है जिसपे मुझे चिंतन करना है, तो सबसे पहले आप उस समस्या का क्या करेंगे भाई? समाधान करेंगे। फिर आप क्या करेंगे? डाटा, प्रॉब्लम जो डाटा है उसका निष्कर्ष निकालेंगे। मतलब डाटा को आप क्या करेंगे भाई? निष्कर्ष निकालेंगे कि ये डाटा है, इसको आप इवेलुएट कर लो। तो मतलब डाटा को एक तरह से एकत्रित कर लेंगे। ठीक है। फिर डाटा को एकत्रित करने के बाद आप निष्कर्ष निकालेंगे, मतलब किसी भी तरीके से कि मेरा ये डाटा है, तो हाँ भाई मैं ऐसे सोच रहा हूँ, इसका ये आउटपुट आएगा। फिर आप देखोगे कि जो मैंने आउटपुट निकाला वो वाक्य में सही निकाला है, उसको आप वेरीफाई करोगे खुद से ही। तो वो उसको आप क्या करेंगे भाई? खुद से ही वेरीफाई करेंगे, तो खुद से ही उसका क्या करेंगे भाई? परीक्षण निकाल देंगे। ठीक है। हाँ। अब परीक्षा, आपकी जो थिंकिंग है वो किससे प्रभावित होती है? वो आपकी बुद्धि से प्रभावित होती है, बिल्कुल हो सकती है, जनरल सी सेंस है। थिंकिंग किससे प्रभावित होती है? आपके दिमाग से हो सकती है, आपकी बुद्धि से हो सकती है, आपकी भावना से हो सकती है, आपका चीजों को देखने के प्रति नजरिए से हो सकती है। ठीक है ना।
तो ये चीज क्या है, ये थिंकिंग को क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो ये स्टेप नोट कर लो एक बार, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था एक जनरल सा चैप्टर चिंतन का, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। शाम को जब इसके क्वेश्चंस करवाऊंगी तो काफी सारी नई नई बातें आप सीखोगे। ठीक है, तो चिंतन एक ज्ञानात्मक पहलू है। ये जो बात है ये रोस महोदय ने कही थी, ध्यान रखना। चिंतन एक ज्ञानात्मक पहलू है, तो ये बात किसने कही थी भाई, रोस महोदय ने ये बात कही थी। ठीक है, किसने कही थी, रोस महोदय ने ये बात कही थी। क्लियर है, तो यही था आज का चैप्टर, थिंकिंग या चिंतन। ठीक है, थिंकिंग या चिंतन। हम्म, सुनिए, सुनाइए मीना, क्या पूछ रहे हो। अनीता वो बहुत है, वो बहुत है आपके लिए। ठीक है, टीजीटी इंग्लिश का बैच ले रखा है एस्टेट के लिए, जो उसमें इंग्लिश लिटरेचर का फोल्डर है, अभी के लिए वो छोड़ दो। इंग्लिश लिटरेचर फोल्डर में जो न्यू अपडेशन है और जो एस्टेट स्पेशल है और जो ग्रामर है और स्पेशल क्लासेस हैं, वो कर लो। फिलहाल एस्टेट वाले बच्चे उसमें जो सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया हुआ दुनिया भर का, उसको छोड़ दो, वो स्क्रीनिंग वालों को काम आएगा। ठीक है भाई, हाँ, क्लियर। तो ये था छोटा छोटा सा चैप्टर, तो आई थिंक ये चैप्टर बहुत है आज के लिए। साथ में यदि किसी को पढ़ना है तो आरटी है, मैं ओरल बता देती हूँ। देखो आरटी मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, अभी रिकॉर्ड किया था। तो आरटी कहोगे तो मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी, मतलब आज किसी बच्चे को लगे क्लास कम है तो एक आधी क्लास और देखना चाहते हो, तो देखो आरटी को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, मैं जनरल सी भाषा में डिस्कस कर देती हूँ और एक डिटेल वीडियो आरटी की इस क्लास के नीचे अटैच कर दूंगी। जैसे एक बच्चा कह रहा है ना मैम एक आधा टॉपिक और पढ़ा जाओ, आज क्लास कम हुई है, तो मैं जनरल सी भाषा में आरटी के ऊपर बात कर लेती हूँ। ठीक है, आरटी राइट टू एजुकेशन, मैं मतलब एक तरह से आपको एक छोटा सा टॉपिक और बता देती हूँ आरटी, और इसकी जो डिटेल वीडियो है वो इसी क्लास के साथ में अटैच कर दूंगी। अभी मैं ओरली आपको आरटी बता देती हूँ। ठीक है, और वो डिटेल वीडियो इस क्लास के नीचे अटैच कर दूंगी, ताकि आपको ये लगे चलो आज कम क्लास नहीं, हमने ये भी पढ़ ली। कुछ बच्चे पढ़ाकू हैं तो वो आरटी, क्योंकि आरटी में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं दोबारा आपको समझाऊंगी तो कुछ नया या यूनिक समझाऊंगी। तो आरटी की वीडियो आरटी ही है, एनसीएफ है, ये मतलब ऐसे टॉपिक है जिनको मैं ओरली आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। आरटी और एनसीएफ बहुत ज्यादा समझाने का नहीं है, इनको मैं ओरल आपको अभी समझा रही हूँ, मतलब एक तरह से आज की क्लास में समझाऊंगी पूरा। और इनकी जो कंप्लीट वीडियो होती है, जैसे एक सिस्टमैटिक वीडियो जिसको बोलते हैं, वो इस क्लास के साथ अटैच कर दूंगी, मतलब इस क्लास के नीचे। ठीक है, तो मतलब उन टॉपिक को आप हुआ मानना, और आरटी और एनसीएफ को, क्योंकि उनमें कुछ है नहीं स्पेशल बहुत ध्यान देके बताने और करवाने वाला। देखो आरटी क्या है, राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार है, तो उसमें गिने चुने 5 क्वेश्चन आने हैं। शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, फिर इसका जो बिल पास हुआ था सबसे पहले अप्रैल में हुआ था, तो 2009 में हुआ था संसद में, मई के अराउंड, जुलाई के अराउंड, तो इसलिए इसको आरटी एक्ट 2009 में बोल देते हैं। लेकिन ये पूरे भारत में जब लागू हुआ 1 अप्रैल 2010, जब हरियाणा में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010, तो 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था जो आरटी है, शिक्षा का अधिकार। ये क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना चाहिए। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का मतलब क्या है कि आपको फ्री में एजुकेशन दो, मतलब ये कहता है भाई पहली से 8वीं तक का बच्चा ना, उसको आप बाध्य नहीं कर सकते, उसको आप किसी भी तरीके से बाध्य नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि क्यों, ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है, तो आपको किसी भी तरीके से उस बच्चे को बाध्य नहीं कर सकते, आपको बस उस बच्चे को पढ़ाना है। यदि कोई पेरेंट्स उस बच्चे को नहीं पढ़ाएगा ना, यदि कोई पेरेंट्स उस बच्चे को नहीं पढ़ाएगा तो उस पेरेंट को भी जेल हो सकती है, मतलब ये कहती है आरटी, मतलब बच्चे को जरूर पढ़ाओ। तो 6 से 14 नॉर्मल बच्चे होते हैं, लेकिन जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनका जो एज होता है वो 6 से 18 हो जाता है। एक तो ये क्वेश्चन आता है, एक वो स्कूल मैनेजमेंट वाला पॉइंट आता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन रहता है, तो अपने जो अभिभावक है वो रहता है। ठीक है, बाकी एक जो आरटी में ये आता है भाई कितने घंटे लगभग काम करना चाहिए, 45 घंटे होना चाहिए। फिर जो पीआरटी का जो स्कूल है वो कितनी दूर होना चाहिए, वो 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर। जो 1 to 5 वाले बच्चे हैं उनका 1 किलोमीटर में स्कूल होना चाहिए। जो 3 to 8 वाले बच्चे हैं उनका 3 किलोमीटर में स्कूल होना चाहिए, मतलब जो 6 to 8 वाले हैं उनका 3 किलोमीटर में स्कूल हो जाना चाहिए। और इसके अलावा ये कितने घंटे पढ़ाना चाहिए, तो 30 घंटे पढ़ाना चाहिए, मतलब सॉरी 45 घंटे, सप्ताह में 45 घंटे एक टीचर को पढ़ाना चाहिए। फिर कितने बच्चों पर कितने टीचर होने चाहिए, तो पहली से 5वीं की बात करें तो 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए।
और छठी से 8वीं की बात करें तो 35 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। तो गिने चुने आरटी में यही कुछ 8-10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी, तो आज मतलब वो भी देख ही लेना, क्योंकि आज काफी क्लास तो ऑफ ही रही है, तो क्योंकि उसमें कुछ खास बात नहीं है। आप ये मत सोचना, आपको पता मैं एक चैप्टर, एक घड़ी, एक बात को भी कभी नहीं टालती हूँ, हर चीज को पूरा आपको करवाऊंगी। लेकिन आरटी में कुछ ऐसा है नहीं, मतलब यूनिक सा, तो मैंने रिकॉर्ड कर रखी है वो वीडियो, वो इसके साथ मैं अटैच कर दूंगी। मतलब इसी क्लास के नीचे आपको आरटीई की क्लास मिल जाएगी, और हाईलाइट मैंने बता दें कि उसमें कुछ ऐसा है और कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। इसी तरीके से जो एनसीएफ है आज ही अटैच कर दूंगी दीपिका, अभी क्लास के खत्म होते ही इस क्लास के नीचे आपको आरटी और एनसीएफ दोनों वीडियो मिलेंगी, ठीक है। तभी तो करवा रही हूँ, तभी तो बोल के समझा रही हूँ। एनसीएफ के अंदर क्या है, एनसीएफ शिक्षा का एक दस्तावेज था, आपको पता है, न्यू एजुकेशन जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 हम जिसको बोलते हैं, तो उसको हम बेटा क्या बोलते हैं, एनसीएफ बोलते हैं। मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2008, उसको हम क्या बोलते हैं, 2005, सॉरी, तो एनसीएफ, उसको शिक्षा का, अरे अरे वीडियो को अब भी अटैच कर दूंगी, एक क्लास खत्म होते ही अटैच कर दूंगी, इतना टेंशन ना लिया करो, मुझे तुमसे ज्यादा टेंशन है और मुझे पता है किस क्लास को कैसे पढ़ाना है। जैसे ये एजुकेशन की कमेटी होती है, ठीक है, एजुकेशन की कमेटी होते हैं, लाइक ये राधा कृष्ण कमेटी, यशपाल मेहता कमेटी, तो ये जो चीज है ना, इनको पढ़ाना समझाना मतलब एक ही बात होती है ना, बोल के ही पढ़ाई जाती है, बाकी पीडीएफ से पढ़ी ही जाती है, इनमें कोई लॉजिक नहीं छिपा होता। हाँ, तो एनसीएफ के 4 जो सिद्धांत है, एनसीएफ उन पे काम करता है भाई। शिक्षा रोट लर्निंग पर बेस्ड नहीं होना चाहिए, बच्चों को बाहरी जीवन से सर्जन करके समझाना चाहिए, उनके साथ जो प्रजनात्मक मूल्य होना चाहिए। हाँ, प्राइमरी लेवल में 200 डे होते हैं पढ़ाने के लिए, अपर प्राइमरी में 220 दिन होते हैं, यह आया था पिछली बार आरटी का क्वेश्चन, ठीक है। और जो एनसीएफ है, जैसे उसके 5 सिद्धांत हैं, यदि बात करें तो पहले सिद्धांत में भाई आपको रोट लर्निंग नहीं करवाना चाहिए, ज्ञान को पढ़ा के समझा के करवाना चाहिए, तो मतलब इस तरीके से, और बच्चों को मतलब क्रिएटिव बनाना चाहिए। लर्निंग विदाउट बर्डन जो है इसका हाईलाइट पॉइंट रहा था, ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन, करके सीखना इसका एक मेन सूत्र है भाई, बच्चों को करके सिखाना चाहिए, तो करके सिखाना चाहिए। लर्निंग विदाउट बर्डन जो है कंटेंट पर काम करेगा क्या भाई, आपका एनसीएफ। और एनसीएफ के हिसाब से शिक्षा में बहुत सारी जो जितनी पैडागोजी आप पढ़ते हो, तो ये शिक्षा में क्या है, एनसीएफ के हिसाब से हो जाती है, ठीक है, ये शिक्षा में क्या है, एनसीएफ के हिसाब से हो जाती है। क्लियर। तो ये एनसीएफ आरटी, और साथ में यूट्यूब पर जो अपना प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें एनसीएफ और आरटी के मैंने क्वेश्चंस भी करवा दिए थे, उन क्वेश्चन से बाहर आपका एक क्वेश्चन आएगा एनसीएफ या आरटी में से, तो जाएगा नहीं, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ, तो आई थिंक बहुत आज की क्लास के लिए।